रहीम अजीजा नेमन, आपको मुझे आदिल राजा का सलाम पहुंचे। अजीजा नेमन, जिस तरह मैंने आपसे वादा किया था, आज एक खसूसी मेहमान के साथ खसूसी प्रोग्राम मैं लेके आपके पास हाजिर हूँ। सर हैदर मेहदी किसी तारफ के मोहताज नहीं है। पाकिस्तान में कंपनी की दोम के ऊपर पैर रखा हुआ है सर ने। और सर जो है मेरे सीनियर भी हैं, मेरे मोहसिन भी हैं, मेंटोर भी हैं, उस्ताद भी हैं। अजीजा नेमन, जिस तरह मैंने आपसे वादा किया था कि अरशद शरीफ शहीद की शहादत से मुतल्लिक, जिस तरह मैंने आपको उनकी शहादत के तीसरे दिन बताया कि ये किस तरह कंपनी ने उनका जो है वो कत्ल किया, मैंने आपको ये तीसरे दिन खामोश मुजाहिदों की इतला दी कि पहले ब्रिगेडियर खालिद फरीद को ये कहा गया, डीजी काउंटर टेररिज्म को उनके इनकार के ऊपर डर्टी हैरी को ये टास्क दिया गया, और उसने ब्रिगेडियर फहीम रजा के साथ सेक्टर कमांडर इस्लामाबाद के साथ मिलकर ये ऑपरेशन किया। पहले दुबई में पीछा किया अरशद शरीफ का, वहां से अरसलान तख्ती को इस्तेमाल करके उनको डिपोर्ट कराया गया, और उसके बाद कीनिया उनसे पहले उनको मशवरा दिलवाया गया और उनकी उनसे पहले टीम पहुंची और वहां पे GSU का इस्तेमाल किया गया। उनको कहा गया कि अरशद शरीफ दहशतगर्द है। लंदन से पैसों की ट्रांसफर की गई और उसके बाद जो है अरशद शरीफ को वहां पे शहीद करा दिया गया। और ये बातें जो है 3 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जाके जो FIA की फैक्ट फाइंडिंग टीम बनी, उसने भी साबित की इनके अंदर जो कनेक्शन था ISI के साथ, वो भी उन्होंने साबित किया, निकाला कनेक्शन। उसके अलावा जो है ये जिन लोगों का नाम लिया, उन सब के नाम अरशद शरीफ शहीद की वालदा ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है नामजद कातलों के अंदर वो नाम भी दिए। तो ये तमाम बातें जो है वो सच्ची साबित भी होती हुई आपको नजर आई। इस सिलसिले में सर हैदर मेहदी ने एक जो है वो तहकीक की है, रिसर्च की है इसके ऊपर। और मैं सर हैदर मेहदी को ये दरखास्त करूंगा कि वो आप लोगों को बताएं कि सर जो आपने इस सिलसिले के अंदर तहकीक और रिसर्च की है, जो आपको जो एविडेंसेस प्रोवाइड आपने खुद जमा किए, हम लोगों ने इकट्ठे किए, खामोश मुजाहिदों के जरिए आप तक पहुंचाए, जिसमें मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट शामिल हैं, तो उसमें आपकी सर क्या फैक्ट फाइंडिंग आपकी इतनी क्या है सर, ये जरा बताइएगा ब्रीफली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम आदिल, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। इतनी तुमने तारीफें की हैं, मैं ढूंढ रहा था कि ये बंदा कौन है जिसकी आप इतनी तारीफ कर रहे हैं। वेरी काइंड ऑफ यू। हम तो बस नहीं सर, ये तो आप बेसिकली, हम्बल हो रहे हैं सर, नहीं बिल्कुल यू ऑनेस्टली डिजर्व ऑल मैं दिस सर। बताऊं, अल्लाह अकबर। अच्छा, सो आदिल, यू नो सबसे आसान तरीका ये होता है कि आदमी जो है फैक्ट जो अवेलेबल इनकॉन्ट्रोवर्टेबल हो, जो अनक्वेश्चनेबल हो और जो ऑफिशियल हो, उधर से लेके सिरा पकड़ें। तो फिर हम जाते हैं बाकी सर्कमस्टांशियल पे, सर्कमस्टांशियल से जाते हैं मफरूजों पे, मफरूजों से फिर हम जाते हैं अपने कंक्लूजन पे। तो जो इनकॉन्ट्रोवर्टेबल ऑफिशियल फैक्ट्स हैं वो दोज आर एज फॉलोज, जो आपको भी पता है और मुझे भी पता है। पहला कि SSP बहादुर ने SHO मेमन गोड को कहा कि तुम लकी स्टार जो ISI का दफ्तर है वहां जाओ, और वो भी गया। SHO मेमन गोड गया, दफ्तर में बैठे 3 ISI के अफसर थे। उन्होंने SHO मेमन गोड को कहा कि तुमने अरशद शरीफ, शहबाज गिल, इमाद यूसुफ और चंद और लोगों के खिलाफ तुमने सेडिशन का केस फाइल करना है, और उनके बाकायदा नाम दिए। तो उसने बल्कि उनसे सवाल पूछा कि सर ये सेडिशन का केस है, ये अपने तौर पर इजाजत नहीं है पाकिस्तान के कवानीन के तहत, इसके लिए जब तक हुकूमत की अप्रूवल नहीं होती ये केस दायर नहीं हो सकता। उन ISI के अफसरों ने कहा तो उसकी फिक्र ना करो, अप्रूवल आ जाएगा, तुम्हारा काम है ये केस दायर करो। उसने कहा जी ठीक है जी, मैं कर देता हूँ। 9 अगस्त को उसने फाइल किया। अरशद शरीफ 10 अगस्त को चला गया दुबई। और ये क्लियर एक, आपको भी पता है कि जब उसको पता चला कि मेरे खिलाफ सेडिशन का केस दायर हो चुका है, उसके साथ 2 पैरेलल मूवमेंट्स हुई कराची में, इस्लामाबाद में। जो भी फैक्ट फाइंडिंग टीम की रिपोर्ट में है कि चांडियो सिटी मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद 9 तारीख को कहता है कि जी इसके खिलाफ सेडिशन का केस, मैंने टीवी पे देखा, मुझे बड़ा गुस्सा आया। उसकी आप शक्ल तो देख के चपड़ कनातिया किस्म का आदमी है, ऐसे लगता है झाड़ू छोड़ के आया है। और दूसरा आदमी ये खोकर साहब, जो 4 दफा सेक्रेटरी लीडर रह चुके हैं बाय द वे, पहले भी एक बड़े सीनियर सिविल सर्वेंट है। उन्होंने भी 9 अगस्त को एक लेटर इशू कर दिया कि जी इसके शहबाज गिल के खिलाफ और अरशद शरीफ के खिलाफ आप केस दायर कर दें। अब यहाँ 2 ये चीजें, उधर SHO मेमन गोड्स ने दायर किया, अरशद को पता चल गया कि ये, और वो बिल्कुल जल्दी से हरी में तकरीबन तकरीबन उसको जो है ना, इन्होंने जिस तरह कहते हैं, और वो भी उसको निकाला गया जिस तरह आपको पता है KP से।
विरासत ये में हमारे जी। पास ये हमारे पास शवाहिद है असल। दूसरा हमारे पास शवाहिद क्या है कि इसको दुबई से 2 सीआईडी के अफसरों ने, और ये फोन पर बात कर रहा था बाय द वे काशिफ अब्बासी से और लोगों से, उसने कहा यार वो मुझे कोई होटल वाले कह रहे हैं कि नीचे आओ, कोई पुलिस के अफसर आए हैं, मैं उनके पास जा रहा हूँ। वो गया, उनको इसको कहा कि तुमने 48 घंटे में या मुल्क छोड़ो या हमें तुम्हें डिपोर्ट करना पड़ेगा। और ये भी उसको कहा कि हम तुम्हें बता रहे हैं कि ऐसे मुल्क में जाओ जहां पर पाकिस्तानी हुकूमत का असर ना हो। अब वो इनडायरेक्टली उसको बता रहा है, वो सलीम अब्दुल्ला, कि बेटा तुझे ये कत्ल करने के चक्कर में, तुझे नुकसान पहुंचाने के चक्कर में ऐसे मुल्क में जा जब पाकिस्तानी हुकूमत का असर और रसूख नहीं। ये भी हमें पता है, ये भी इनकॉन्ट्रोवर्टिबल फैक्ट है। तीसरा इनकॉन्ट्रोवर्टिबल चौथा इनकॉन्ट्रोवर्टिबल फैक्ट ये है कि वकार को जब F-15 ने कहा कि हमें ये सीसीटीवी वीडियो प्रोवाइड करो पेंट हाउस की, कि कौन कौन लोग आए गए हैं सारे दिनों की, जब ये है तो उन्होंने कहा मैं पहले आईएसआई कमांडर इस्लामाबाद जो है फ़हीम रजा, मैं उससे फोन करके पूछ के आपको बताऊंगा। उन्होंने कहा हाँ। उसके अगले दिन इस बंदे ने उनसे कोऑपरेट करना छोड़ दिया और आज तक उनके सवालों का जवाब नहीं दिया। ये हो गया जी पांचवा। छठा इनकॉन्ट्रोवर्टिबल फैक्ट क्या है कि जब हाई कमीशन, पाकिस्तान हाई कमीशन के लोग अरशद शरीफ के फ्लैट में गए उनकी शहादत के बाद और उसकी चीजें इकट्ठी कर रहे थे, वकार ने वहां से नेशनल इंटेलिजेंस सर्विसेज ऑफ कीनिया, जो उनकी इक्विवेलेंट है आईएसआई को, उनको फोन करते हुए कहा कि जी ये लोग आए हुए हैं इनकी इसकी चीजें लेने के लिए, मैं उनको दूं या ना दूं। तो उन्होंने कहा कि नहीं दो, लेकिन हाई कमीशन वालों ने जबरदस्ती कहा कि हम लेके जा रहे थे, तुम कौन होते हो रोकने वाले। ये हो गया जी छठा। सातवां इनकॉन्ट्रोवर्टिबल फैक्ट क्या है कि उसने कहा कि बाकी जो इसके ये इसकी जो यूएसबीज थी और बाकी चीजें हैं, इसने पहले फैक्ट फाइंडिंग टीम को कहा कि ये तो नेशनल सिक्योरिटी सर्विसेज केनिया ले जा चुकी है, लेकिन वो पता चला वो इसकी वाइफ है शुमाइला या सुमैया, मेरा ख्याल में नाम मिक्स कर रहा है, शुमाइला उसका नाम है, हाँ शुमाइला, शुमाइला के पास निकले तो उन्होंने कहा ये इसके पास कैसे हैं, तुम तो कह रहे थे कि ये है नहीं। ये सातवां। आठवां इनकॉन्ट्रोवर्टिबल फैक्ट क्या है कि वकार ने हाई कमीशन वालों को कहा कि जी अरशद के कत्ल के बाद कोई भी नहीं आया इस फ्लैट में। उन्होंने जब इंस्पेक्शन की तो एक खातून के कोई कपड़े मिले उसके बाथरूम में, तो वो पता चला वो कपड़े इसकी जो केनियन वाइफ है अरशद शरीफ की, वो उसके थे। तो उन्होंने कहा आपने तो कहा है कि कोई आया नहीं, तो ये कहा कि नहीं वो पता नहीं आई थी, वो ऐसे वो चेक करनी थी। तो ये 8 चीजें हमें फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट बताती है। इसके अंदर कोई रूमर नहीं, कोई मफरूजा नहीं, कुछ भी नहीं। मतलब सर अभी मैं समरी इसकी ये दूंगा कि फैक्ट फाइंडिंग टीम जो है, फैक्ट फाइंडिंग टीम की रिपोर्ट जो है एफआईए की और आईबी की जो ज्वाइंट टीम थी, उसने साबित कर दिया कि आईएसआई का बराह रास्त कनेक्शन है अरशद शरीफ शहीद की शहादत के अंदर। और सर फिर अगला सवाल ये उठता है कि क्या ये इसी चीज की सजा जो है वो फैक्ट फाइंडिंग टीम में जो यहाँ पे एफआईए के जो ऑफिसर थे और जो आईबी के जो ऑफिसर थे, शाहिद हामिद साहब के साहिबजादे जो है, उनको इस बात की सजा दी गई फिर, और उनको ओएसडी बना दिया गया इसी वजह से क्योंकि उन्होंने आईएसआई का लिंक इस्टेब्लिश कर दिया है यहाँ पे। और ये बात भी सर मेरे इल्म में आई कि पहले जो रिपोर्ट थी उसका जो ड्राफ्ट था जो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के अंदर गया, उसमें सेक्टर कमांडर इस्लामाबाद सिर्फ नहीं लिखा हुआ था, आगे ब्रिगेडियर फहीम रजा का नाम भी लिखा हुआ था। जो सेक्रेटरी इंटीरियर ने खुद जो है वो लीक करके जो है उसका नाम तो हटा दिया, लेकिन फिर भी सेक्टर कमांडर इस्लामाबाद लिखा रह गया। और जितने आपने फैक्ट्स बताए हैं ऐसे इस्टेब्लिश कर दिया कि आईएसआई का बराह रास्त ताल्लुक था अरशद शरीफ शहीद के कत्ल के साथ। ये बात तो बिल्कुल इस्टेब्लिश होगी ना सर। और दूसरा सर ओएसडी जो बनाया गया, नाम सर शायद हामिद साहब के साहबजादे का मैं उमर कर देता उमर हूँ। शाहिद हाँ, हामिद। उमर शाहिद हामिद जो है उनको वो डीआईजी रैंक के ऑफिसर हैं, उनको ओएसडी, क्या आप, मेरा मेरा तो ये ख्याल है कि आपका भी ये ख्याल है कि इसी सजा के तौर के ऊपर उनको ओएसडी बनाया गया कि उन्होंने स्टैंड लिया कि वो झूठ नहीं बोलेंगे। बिल्कुल 100% आदिल 100%। अच्छा बाय द वे आई नो द फैमिली वेरी वेल इन द सेंस कि आई नो ऑफ द फैमिली वेरी वेल। उनको जाती तौर पर मैं इनकी वालदा से मिला हुआ हूँ। ये शाहिद हामिद साहब जब कत्ल कर दिए गए थे, असैसिनेट किए गए थे, एमक्यूएम वालों ने इनको जी असैसिनेट सर। किया था,
ये बहुत एक उन्होंने जब दहशतगर्दी उरूज पे थी, हकीम सईद को उन्होंने असैसिनेट किया, जी सर। और शाहिद हामिद साहब को असैसिनेट किया। मेरे ब्रदर इन लॉ को भी असैसिनेट किया गया था, वो सेक्टेरियन असैसिनेशन थी। तो इनकी जो वालिदा हैं वो मेरी बहन के पास आई कि मुझे एग्जैक्टली पता है तुम किस तरह गुजर रही हो, और बड़ा उनकी जो अंडरस्टैंडिंग थी उस कैफियत की, बिकॉज वो खुद गुजर चुकी थी उनके भी मियाँ के साथ, तो उन्होंने बड़ी मदद की। तो उमर शाहिद हामिद ने पुलिस फोर्स अपने वालिद के कत्ल के बाद ज्वाइन की, और इस ऑब्जेक्टिव से ज्वाइन की कि मैं इन टेररिस्ट के खिलाफ अपनी जिंदगी को डेडिकेट करना चाह रहा हूँ। तो वो इस किस्म का अफसर है, वैसे बड़ा ब्रिलियंट आदमी है, किताबों का वो मुसन्निफ है, उसने शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं, लॉन्ग स्टोरी लिखी है, वेरी ब्रिलियंट यंग मैन। तो सर जब इसका मैं नाम यहाँ आया, पे जी आदिल सर। आदिल इसका, मैं जी जी जरा जी सर, बोले आई वांट बोले टू सर। क्लियर, जब सर इसका नाम आया है ना इस फैक्ट फाइंडिंग टीम में, तो बड़े लोगों ने क्रिटिसाइज किया। मैंने कहा यार, अगर मैं उमर शाहिद हामिद को जानता हूं ना, ये बंदा दो नंबरी नहीं करेगा। जिस किस्म की बैकग्राउंड से ये आया है ना, ये मेरा ख्याल है किसी से बहुत गलती हो गई है कि इसको इस फैक्ट फाइंडिंग टीम में डाल दिया है। इसलिए इसने एक एक चट्टा बट्टा जो है ना, वो साफ करके खोल के लोगों के सामने दिखाना है। डॉक्टर अतहर के मुतालिक मेरा क्वेश्चन मार्क था, इसलिए कि वो बंदा वो था जिसने नवाज शरीफ के सामने ना गुजरात में बेड उतार के दे दीजिए कि जी मैं तो पुलिस में नौकरी नहीं करता, जिस तरह आप लोगों को इसने निकाला है। मेरा नहीं ख्याल अतहर के परदादे को भी पता होगा ये उमर शाहिद हामिद क्या लिख रहा था और क्या नहीं लिख रहा था, और इतनी लंबी रिपोर्ट थी उसकी, तो इतनी अंग्रेजी भी नहीं होगी कि उसको समझ आए। उमर शाहिद हामिद ने पूरी रिपोर्ट 596 पेज की बना के, जिसमें 86 पेज की रिटर्न है, बाकी 400 या 425 के एनेक्चर्स हैं, वो बना के उसने दे दी। उसको जितना कहा होगा चेंज करो, उसने कहा जी ओवर माय डेड बॉडी, ये रिपोर्ट ही चेंज होती है अब। तो सर वो ये अभी फिर उन्होंने खड़े को दी हैं जिसमें अल्टीमेटली जो है वो कातलों ने गिरना ही गिरना है। लेकिन सर यहाँ पे सवाल ये उठता है कि उमर शाहिद अहमद की ये रेपुटेशन तो उनकी थ्रू आउट सर्विस में रही है, तो ये गलती से लग रहा है आपके ख्याल में? मेरा सवाल ये है कि उनको गलती से लगाया गया है या जानबूझ के लगाया गया है कि जो असल कातिल हैं उन तक ये बात पहुंचे? ये सियासी चाल जो है फेडरल गवर्नमेंट ने, शहबाज शरीफ ने अपनी सियासत इंटरनल लंदन वालों को फंसाने के लिए और लंदन के लिंकेजेस अपारा वालों को फंसाने के लिए चली, या बस गलती होगी? सर वैसे इस मामले, इस सवाल के ऊपर आपके ख्याल में ये गलती हो सकती आपने है? बड़ा बड़ा लोडेड लोडेड क्वेश्चन पूछा आदिल। तुम्हारा जो माइंड है ना, वो वो जो बड़ा यू आर एन इनक्रेडिबल गाय। सो लिसन, देखिए, अगर हम इफ यू वांट टू स्टार्ट नाउ पुटिंग ऑन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैट, ये आपकी बात बहुत वजन है इसमें कि नोइंग के उमर शाहिद अहमद ऑनेस्ट आदमी है, कॉम्पिटेंट है, गलत जो है वो बयानी नहीं करेगा, इनके कहने पर रिपोर्ट नहीं बनाएगा, उसको क्यों बनाया गया? ठीक है, या तो कोई बहुत बेवकूफ आदमी था, या किसी ने कहा कि जी मैं इसको संभाल लूंगा। और हो सकता है जो आप कहते हैं ना, खामोश मुशाहिद मुजाहिद आईएसआई में थे, जो जी के सर। सामने तो नहीं आए लेकिन जी पीछे से। और ये बाय द वे मुझे बहुत लोग, आप भी कह रहे थे और बहुत लोग मुझे मई जून जुलाई से बड़े सीनियर लोग कह रहे थे, हैदर मेहदी, देयर इज अ वेरी स्ट्रांग ग्रुप विद इन द आईएसआई, एंड जो के चुप चुप के ये सारे काम कर रहे हैं, जिसकी आप बहुत दफा आपने निशानदेही की। हो सकता है उसमें से एक बंदा कोई जो रिलेटिवली सीनियर हो, मुझे नहीं पता, नाम मेरे पास नहीं है, आपके पास होंगे, उन्होंने कहा होगा जी इस बंदे को कहें हमारे ये साथ काम करेगा, हम ऐसी रिपोर्ट बनवाएंगे जो आपकी मर्जी की होगी, आप बिल्कुल बेफिक्र रहे। और उधर से शाहिद हामिद को आंख मारी, उन्होंने कहा पैजा। तो ये बहुत पॉसिबिलिटी है, ठीक है ना, मेरे पास इसकी खबर नहीं है, बट दिस इज अ देखिए सर, ग्रेट इसमें एक पॉसिबिलिटी। हाइपोथेसिस ये है कि शहबाज शरीफ जो है और हमजा जो है वो बिल्कुल खुश नहीं है कि जी मरियम को जो है वो पार्टी का चार्ज दिया जा रहा है, और आपस में खटपट भी है। और इस वक्त तमाम की तमाम नून लीग जो है उसने जूम इन किया हुआ है, शहबाज शरीफ को अपने निशाने के ऊपर रखा हुआ है, और ये वाजे नजर आ गया है कि आगे चल के शहबाज शरीफ जो है खोडे लाइन लग जाएगा इस पार्टी के अंदर, और उसका बेटा भी खोडे लाइन लगेगा। तो ये एक बहरहाल उनकी तरफ से चाल हो सकती है, एक बहुत बड़ी काउंटर करने के लिए कि ठीक है अगर ऐसा फंसेंगे
तो अभी ये वाज़ेह तौर के ऊपर नजर आ रहा है कि अपारा वाले जो हैं वो लंदन के ऊपर मलबा फेंक रहे हैं, और लंदन वालों के यहाँ पे जो कतूरे फिर रहे हैं वो आइस वो मलबा फेंक रहे हैं वापस अपारा वालों के ऊपर। तो ये एक जंग बहरहाल शुरू हो चुकी है, इसका अंजाम तो अल्लाह ही जानता है। लेकिन सर आगे बढ़ते हैं हम। अब सर मेरे जो खामोश अच्छा, मुजाहिद हैं, जो इधर आपने कहा इधर 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 सॉरी आदिल, एक एक इधर बात मैं आई वांट टू जस्ट ऐड वन पॉइंट। जी सर। यार मुझे एंड रियली परहैप्स दिस इज अ काउंटर क्वेश्चन टू यू। देखिए, एक चीज तो हमें क्लियर है कि आईएसआई ने कहा, और वो कराची के जो आप क्या कहते हैं, कनकटे या कंदूरे, क्या आप नाम इस्तेमाल करते हैं, कतूरे तो सर, कतूरे। कतूरे, तो कनकटे टाइम जो बैठे थे तीन, उसमें से पता नहीं सेक्टर कमांडर कराची मौजूद था या नहीं था, लेकिन वो अपने तौर पर तो नहीं ले कर सकता ना ये बात, जी सर। उसको किसी ने हुक्म दिया होगा। तो जी अगर सर। उसको हुक्म दिया होगा इन लोगों को, तो फैसल नसीर ने दिया होगा, ये तो क्लियर है। फैसल जी सर। नसीर के अलावा और कोई हुक्म नहीं दे सकता इनको। बिल्कुल और सर। अगर फैसल नसीर ने कहा होगा, तो फैसल नसीर ने अपने कहने पे तो नहीं कहा होगा, उसको नदीम अंजुम ने कहा होगा। बिल्कुल और सर। अगर नदीम अंजुम ने कहा है, और जिस तरह हमें पता है कि वो 27 अक्टूबर को उनकी शहादत की जब उनका तदफीन हो रही थी, तो ये दो जो लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं, ये आए और इन्होंने इतने बेशर्मी से, मैं तो कहता हूँ बेगैरती से, बेशर्मी से अपनी वर्दी को इतनी इन्होंने बेइज्जती पहुंचाई कि मुल्क के सामने इतना बड़ा झूठ बोला। तो इसका मतलब है कि अगर वो बाजवा को डिफेंड कर रहा था आईएसआई का नदीम अंजुम उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और इमरान को गंदा कर रहा था, और हमें सबको बता रहा था कि अरशद शरीफ के खिलाफ कोई इस तरह की नहीं थी, तो इसका मतलब है कि उसको डायरेक्ट हुक्म बाजवा से मिला। एम आई राइट इन मेकिंग सर दिस देखिए, कंक्लूजन? इसमें तो कोई शक है ही नहीं ना, जाहिर बात है। अरशद शरीफ शहीद को तो बराह रास्त पता था कि उनके पीछे कौन पड़ा हुआ है। मेरे जराए कहते हैं कि डॉक्टर रिजवान ने भी 9 फाइलें उनके हवाले की थी, जो इनके अरशद शरीफ के इंटरनल करीब करीब लोगों को भी ये बात नहीं पता, लेकिन ये कंफर्म है। मैंने इस बात को कंफर्म किया है कि उनके पास वो फाइलें पड़ी हुई थी। अरशद शरीफ शहीद ने अपनी वालदा के, तो जाहिर बात है कि सारी मामलात बताए हुए थे। तो अरशद शरीफ शहीद की वालदा जब सुप्रीम कोर्ट में जाती हैं और उनके वकील उनको छोड़ के भाग जाते हैं, पहले शोएब रज़ाक जो है वो जो फैक्ट फाइंडिंग टीम की रिपोर्ट में जो बयान दिया है, वो मेहर बुखारी के शो में जाके पहले वहां से भागता है। और उसके बाद अच्छा खावर साहब अगले दिन जो है वो भागते हैं, जो लाहौर हाई कोर्ट के जज भी रह चुके हैं। तो तीसरा एक और वकील भी है, वो भी भागा है, लेकिन उसने मिन्नत तरला किया कि मेरा बेटा थ्रेट के ऊपर है। सब कोई इंटरनल विंग वाले जो है भगा देते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अरशद शरीफ शहीद की वाला उठ के दरखास्त चीफ जस्टिस को देती है, जिसमें वो नामजद करती है मुलजमान को, जनरल बाजवा को, जनरल नदीम अंजुम को, जनरल फैसल नसीर को, ब्रिगेडियर शफीक को, आईएसपीआर वाले को, ब्रिगेडियर जो है इसका आपका जो सेक्टर कमांडर फहीम रजा है इस्लामाबाद का, उसके अंडर कमांडर कर्नल रिजवान है, कर्नल नमान जो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का, उसके अलावा वकार को और खुरम को, इनको नामजद करती हैं। तो सर कोई छोटी बात तो नहीं है, बात तो वाजे ठप्पे पे मोर लग गई कि ये लोग नामजद मुल्जमान है, और उसके बाद भी जो है कोई भी स्टेट कार्रवाई नहीं करती। क्यों? नामजद मुल्जमान बाद में बेशक तफ्तीश के ऊपर साइड पे हो जाए, लेकिन अब तफ्तीश तो होनी चाहिए। लेकिन स्टेट विद इन स्टेट जो चल रही है, उसके अंदर क्लेप्टोक्रेसी ये इजाजत नहीं देती कि ये स्टेट, थ्रू आउट किया जाए। आदिल, स्टेट विद इन अ स्टेट, ये जी, जो तीसरा है। आप एक एलीट हुकूमत कैप्चर जो कहते सिविलियन, हैं, एक एलीट फौजी, कैप्चर आप कहते हैं सर। एक सिविलियन हुकूमत, एक फौजी हुकूमत, एक आईएसआई की हुकूमत। बिल्कुल ये सर। स्टेट विद इन स्टेट है। तो मैं आदिल समझता हूं कि ये जो अरशद की शहादत और इसका कत्ल है ना, मेरी नजर में ये पाकिस्तान के सम मेरी नजर में इस वक्त, और शायद रिजीम चेंज से भी इम्पोर्टेंट इवेंट है, वो इसलिए कहता हूं कि पहली दफा हमारे पास ऑफिशियल शवाहिद हैं कि पाकिस्तान की प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी ने इस आदमी को यहां से फोर्स किया कि ये मुल्क छोड़े, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी चालाकी से वैसे कहा है जेआईटी को कि आप पहले ये अपने पता ही कराएं। आदमी को सर, अपने ही आदमी को, अपने शहीदों के खानदान के बच्चे को सर, ये बात अपने जरूर करना है सर। आपने किया, और फिर इसको वहां जाके मरवाया, और वो बाकी बातें जो है हमें पता है कि वकार की और इसकी। तो इसकी वजह से मैं कहता हूं आदिल कि अगर ये केस अपनी एंड पर लॉजिकल कंक्लूजन पे पहुंचा, तो आई सी टू पीपल स्विंगिंग फ्रॉम द गैलोज, एटलीस्ट थ्री: बाजवा, नदीम अंजुम, फैसल नसीर। वही रजा मुझे लगता है वादा गवाह बन जाएगा, मेरा सर वो ख्याल। सर अच्छा, अभी इसमें दो चीजें हैं सर।
एक तो मेरे जो सोर्सेज हैं, जो खामोश मुजाहिर, जिनको मैं कहता हूँ, और जो आप कह रहे हैं कि आईएसआई में एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग ग्रुप है, वो कहते हैं, उन्होंने मुझे रिपोर्ट की कि नवंबर की 9 नवंबर को इनकी मीटिंग हुई। उस मीटिंग में इन्होंने तय किया कि ये जो अभी इन्वेस्टिगेशन है ये तो हो गई है, लेकिन इसको राइट लेफ्ट और अप एंड डाउन, ऊपर नीचे मुख्तलिफ डायरेक्शन में इसको जो है वो फेंका जाएगा, इसको डिसोरिएंटेट किया जाएगा, इन्वेस्टिगेशंस को जो है वो मीडिया कैंपेन अलग चलाई जाएगी, मीडिया ट्रायल अलग चलाया जाएगा, उसके जरिए भी और इफेक्टिवली जो है वो डिस्टॉर्ट की जाएगी इन्वेस्टिगेशंस, रिकॉर्ड को डिस्टॉर्ट किया जाएगा। उसी सिलसिले के अंदर जो है वो अरसलान सती जो है दुबई वाला, उसका फेक लीव का रिकॉर्ड भी तैयार किया गया। इनका जनरल फैज हमीद, जो भाजपा का लाडला एक रहमत है डायरेक्टर, वो सऊदीया बैठा हुआ है, उसको भी जो है कवर करने की कोशिश की जा रही है। इस सारे सिलसिले के अंदर ये पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन को जो है ये इन पूरी कोशिश नवंबर से शुरू से कर रहे हैं कि इसको जो है वो स्कैटर किया जा सके, किसी भी तौर के ऊपर इसको मुंतकी अंजाम के ऊपर ना पहुंचने दिया जाए। तो सर, तो यहाँ पे सवाल उठता है कि क्या कोई प्रेसिडेंस है यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर के इस तरह का, जो स्टेट ने कत्ल किया हो, स्टेट ने एक रिनाउंड शहीदों के घर के अंदर ही जो है एक इंटरनेशनल रेपुटेशन के इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट को कत्ल किया हो, उसको उनको कभी सजा मिली हो? क्या इस किस्म का है सर, कोई प्रेसिडेंस एग्जिस्ट करता है? पहले इसका जवाब दे सर, फिर मैं अगला सिनेरियो आपको बताता हूँ। ठीक है, नहीं इसका प्रेसिडेंस तो नहीं है, बल्कि बरक्स इसके, जब सैयद अकबर को मार दिया गया था, जो इंस्पेक्टर था जिसने उसको मारा उसको भी कर दिया गया। आपको पता है सैयद लियाकत अली अकबर, खान का, लियाकत अली खान के जी मर्डर की लियाकत बात अली कर रहे खान हैं के आप? कत्ल में सैयद जी सर। अकबर बाद में उसकी बेवा रही, उसका जो पुलिस का गार्ड था, फिर उसने उससे शादी की, इससे भी उसके कोई 4 बच्चे थे, उससे भी हुआ। उनको पूरे बहुत बेनिफिट्स के साथ रखा गया था एबटाबाद में, कोई उनके खिलाफ कार्रवाई, बड़ी उनको उनके औलाद जो है वो माशाल्लाह बड़ी फली फूली, अमेरिका में गई, पैसे कमाए। तो स्टेट ने तो बल्कि उसको, तो इससे तो हमें क्लियर पता है कि स्टेट उसके पीछे था, और मुझे कोई शक नहीं है कि उसके पीछे अयूब खान था और अमेरिका था। बिकॉज ये आदिल, अब हालात बदल चुके हैं। ये जो इतनी ब्रेजन और ब्लेटेंट सामने चीज आई है, और पिछले 8 महीने में इमरान को निकालने के बाद, रिजीम चेंज के बाद जो ये सारी चीजें आई है, मैं आपको बताता हूँ। अभी मुझे कल शाम मुझे एक सुबह, मैं भूल रहा हूँ, इतने इन्फॉर्मेशन मैसेजेस आते हैं, भूल भी जाता है, आपके पास तो मेरे से भी ज्यादा। मुझे एक बहुत सीनियर फौज के अफसर ने एक पैगाम, वही के डिस्कशन हो रही थी, तो मुझे किसी एक सीनियर अफसर ने वो डिस्कशन भेजी, और उन्होंने कहा जी हैदर मेहदी जो मर्जी कहता रहे, लेकिन जो ये फैक्ट फाइंडिंग टीम में चीज आ गई है ना, ये हमें क्लियर बताती है कि हमारे आईएसआई इसमें इन्वॉल्व है। और अगर जनरल आसिम मुनीर ने इंक्वायरी नहीं कराई और जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनको सजा नहीं दी, तो हम उसको कभी माफ नहीं करेंगे। आसिम मुनीर के दादे के सीनियर लेवल का बंदा है, बहुत सीनियर आदमी है, और बड़ा दबंग, मैं नाम नहीं ले सकता उसका, बड़ा दबंग किस्म का सर, अफसर है। ये वही वही सीनियर ऑफिसर तो नहीं है जिनको बताया गया था कि आदिल रजा एजेंट है, और फिर उन्होंने मुझे मेरे वीडियोस देखना शुरू कर दिए, तो उन्होंने कहा नहीं, इससे बड़ा पैट्रियट कोई नहीं है। ये 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 तो ये दूसरे है, पहले ये वाले सीनियर आए। हाँ, तो और उन्होंने कहा कि इसकी वजह से फौज सबसे ज्यादा बदनाम इसकी वजह से हुई है, और आईएसआई की हुई है, और अल्लाह से मैं छूटे। दूसरे जो जो जिनकी आप बात करिए, वो ये उनसे भी सीनियर है। उसने कहा कि मुझे जरती भर भी शक नहीं है कि डीजीआईएसआई इस मर्डर में इन्वॉल्व है। उसने कहा मुझे रत्ती भर का शक नहीं है, और ये कंफर्म मुझे करती है किस बात के, इस बंदे ने आके जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस की 27 अक्टूबर को, तो ये एक आम बात है फौज के अंदर, अब फैल गई है सीनियर रिटायर्ड अफसरों में और आम अफसर में, लेफ्टिनेंट कप्तान, मेजर, कर्नल। आदिल, मैं ये देख रहा हूं कि किस वक्त जनरल आसिम मुनीर जो है ना, ही विल मेक हिज मूव। बिकॉज अगर आसिम मुनीर ने इतनी इनकॉन्ट्रोवर्टेबल एविडेंस के बाद भी कोई इसने विजिबल एक्शन ना लिया जो कि पाकिस्तानी कौम को नजर आए कि यार हाँ, मैंने, ये रिपोर्ट है, मैंने देखा है, मैं आसिम इसको, नदीम अंजम को साइड पे कर रहा हूँ फिलहाल, मैं फैसल नसीर को फाइट पे कर रहा हूँ, 6 के 6 सेक्टर कमांडर साइड पे, पॉलिटिकल सेल को मैं बंद कर रहा हूं, मैं पूरी इंक्वायरी करा रहा हूं कि इसके पीछे कौन है।
अब जब मैं उसका इंतज़ार कर रहा हूँ, वो कब करेगा? एंड दैट्स अ क्वेश्चन फॉर यू। सर देखिए, मेरे ख्याल में तो आपको भी अच्छे तरीके से पता है कि आर्मी चीफ को जो है वो जो इस वक़्त हालात बने हुए हैं उसके अंदर कोई अच्छा भला आर्मी चीफ पीएमए का भी अगर आर्मी चीफ होता, तो वो उसको भी 5-6 महीने लगते कि वो अपना कमांड एंड कंट्रोल सँभाल सके और वो इस टाइटैनिक के ऊपर जो है अपने बंदे अहम इम्पोर्टेंट पोस्ट के ऊपर बिठा सके, तो ये तो फिर ओडीएस का आर्मी चीफ है। लेकिन फिर भी इसको 6 महीने से पहले तो आई डोंट थिंक ही वुड बी इन अ पोज़ीशन, क्योंकि अभी वो करना तो चाहता है लेकिन कर नहीं पाता है, क्योंकि सारे के सारे जो हैं वो इस वक़्त उसके ऑर्डर्स को इतना सीरियस मेरा नहीं ख्याल लिया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने अपने आस-पास जो क्लोज़ कॉन्फिडेंट्स लगाए हुए हैं, उनको अपनी रेपुटेशन की ज़्यादा फ़िक्र है, ब अपनी तस्वीरों की छपने की ज़्यादा फ़िक्र है। मैं सीजीएस की बात करता हूँ, कमांडर 10 कोर की बात करता हूँ। ये सारी की सारी सर्विस में आपको पता है कि ओटीएस वालों को जानबूझ के एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार कराया जाता है, और उसकी वैलिड रीजन जरूर होंगी, लेकिन जो लेफ्टिनेंट जनरल और फुल फोर्स जनरल बन गया है वो तो उसको तो नहीं होना चाहिए कॉम्प्लेक्स अभी किसी भी सूरत के अंदर। लेकिन इट्स गोइंग टू टेक अनदर आई थिंक 4 मंथ्स फॉर हिम टू बी इन अ पोजीशन के वो इसके अंदर कोई कॉन्क्रीट डिसीजन ले सके, और अगर फिर भी नहीं लेंगे तो फिर इंशाल्लाह जनरल आसिम मुनीर का भी वही हाल होगा और वही रेपुटेशन होगी और कौम वही हाल करेगी जो भाजपा का उन्होंने किया है, इसको हमने किया है। सर मेरा एक सवाल है, एक आदिल आदिल काउंटर। इधर इधर एक चीज़, आदिल मेरे ख़्याल में अगर इसने 4 महीने और लेने हैं ना, तो इसका मतलब है, मेरी ऑनेस्टली मेरी नाक़िस राय में, मैं जर्नैल नहीं हूँ, तो आई विल बी वेरी डिसअपॉइंटेड इन हिज़ प्रोफेशनल कैपेबिलिटीज़ कि इस बंदे को 6 महीने के बाद अगर समझ आएगी कि नदीम अंजुम जो है कातिल है, फैसल नसीर कातिल है, फ़हीम रज़ा कातिल है, नुमान कातिल है जिसको चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर बनाया है, खुर्रम कातिल है, शफीक इस कत्ल में मुलव्विस है, तो फिर तो वाक़ई ओटीएस सर और पीएमए उसमें में इस फ़र्क तरह है। है कि मैं नुमान सर आदिल आदिल एक मिनट, नुमान जी जी आदिल मैं ना ओटीएस ओटीएस और पीएमए में फ़र्क नहीं करता, क्यों? हमारे साथ ना सेकंड स्पेशल, फर्स्ट स्पेशल, थर्ड स्पेशल के होते थे। वाक़ई सिर्फ़ स्पेशल होते थे तो एक होता है, लेकिन ना ऑनेस्टली उसके बाद वो बात ना 2-4 महीने के बाद ख़त्म हो जाती है। ये वॉर कोर्स के लोग आए थे 65 वॉर में ना, बड़े ज़बरदस्त अफ़सर थे। तो मुझे नहीं पता, शायद वाक़ई ओटीएस वाले बहुत ही कोई कमज़ोर सिंगल पसली टाइप अफ़सर हो, मेरा नहीं ख़्याल। लेकिन फॉर हिम टू टेक अनदर 4 मंथ्स टू कम टू दिस डिसीज़न, आई सीरियसली क्वेश्चन हिज़ प्रोफेशनलिज़्म अगर ये 4 महीने के बाद ये फैसला करेगा। ये सर डीजीएमआई इसमें रहा है, इसमें 2 ये चीज़ें इसमें अभी 2 चीज़ें सर। एक तो देखिए सर, ठीक है डीजीएमआई, डीजीआईएसआई रहे हैं। पहली चीज़ तो ये है कि मुझे ये बताया गया कि ये कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आईएसआई वाले जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर के अंडर कवर चले गए हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने से उन्होंने निकलवाया है कि अभी टेन्योर नहीं हुआ चेंजिंग का, पहले से अपने चेंज करना चाह रहे हैं आईएसआई में, पोस्टिंग ट्रांसफर करना चाह रहे हैं, लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर का कवर ले रहे हैं। अल्लाह जानता है अभी इसकी जो तस्दीक है वो तो आगे कुछ दिनों के अंदर वाज़ेह तौर के ऊपर हो जाएगी, क्योंकि ये बातें ज़्यादा छुप नहीं सकती, क्योंकि इसमें इशू ये है कि जो फैसल नसीर है, ये जब डीजीएमआई थे तो इनका सेक्टर कमांडर सिंध का था एमआई के अंदर, और ये इनके साथ 1 टू 1 हुआ हुआ है डीजीआई को भी बाईपास करके। तो ये बात समझ नहीं आती कि ये चेंज करना चाहता है अगर, तो फिर उसको 1 टू 1 क्यों किया हुआ है आर्मी चीफ ने? एक ये इशू बहरहाल यहाँ पे मौजूद है। दूसरा सर, बहरहाल इन एनी केस दिस चीफ इज गोइंग टू टेक हिज टाइम। जो आप कह रहे हैं ठीक है, वो बड़ा लंबा टाइम है, उसको अपना कमांड कंट्रोल जो इन्फोर्स करना पड़ेगा। लेकिन सर बाजवा ने जो अपने लॉयलिस्ट गए हुए हैं, एक एक जर्नैल को जितने जितने प्लॉट्स बांटे हुए हैं, कमर्शियल प्लॉट्स, अरबपति बनाया हुआ है, करोड़पति बनाया हुआ है, उन लोगों को जो है अपने सर्वाइवल की वो जंग लड़े ना सर, यहाँ पे डायनासोर अपने सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये चीज तो नहीं है सर, अगली चीज भी है। लेकिन सर हमारे पास टाइम शॉर्ट है, मैं आपसे दोबारा एक और सवाल जो इंपॉर्टेंट तरीन इसी सिलसिले के अंदर है कि सर ये तस्नीम हैदर शाह के साथ मैं इंटरव्यू किया, आपने सुना होगा, और वो मुख्तलिफ मेन स्ट्रीम चैनल्स के ऊपर भी वो बता रहे हैं लंदन का जो कनेक्शन, लंदन प्लान का बता रहे हैं, उसके अंदर जो है उसके बारे में आपका क्या कहना है? नवाज शरीफ के टॉर्चर की वीडियो भी जो है वो दिखाई उनको, वो सैयद तस्नीम अहमद शाह कहते हैं कि यहाँ पे जो इनका शरीफों का नौकर है, वो क्या नाम है उसका, नासर भट्ट जो है, इस तरह के लोग, और उन्होंने 2 एक लोगों का और भी जिक्र किया, खुरम या पता नहीं किसका, जो मुझे नाम इस वक्त मिस कर रहा हूँ, तो उन्होंने वीडियो दिखाई इसको, और इसको कहा कि जो है वो कत्ल करना अरशद शरीफ को, इमरान खान से भी कातलाना हमले के लिए बंदे मांगे, और वो यहाँ पे पुलिस ने उस केस भी किया हुआ है। इस एंगल को जो लंदन प्लान है, ये लंदन वाला जो एंगल है, मेरी इत्तलात के मुताबिक, सिर्फ मैंने ये मुझे इत्तलात मिली थी कि ये पैसे लंदन से ट्रांसफर बहरहाल हुए हैं, और ये फरमाइशी कत्ल है, लंदन से फरमाइश की गई थी अरशद शरीफ शहीद के कत्ल करने की। और फिर इसको आप किस तरह देखते हैं सर? हाउ डू यू सी दिस देखो ऑन द बेसिस ऑफ योर रिसर्च?
जी, थैंक यू। मैंने वाक़ई इधर भी बहुत एक्सप्लोर किया और देखिए मैं प्राइमा फेसी जो मेरे पास अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है, वो अवेलेबल इन्फॉर्मेशन ये कहती है कि तस्नीम हैदर या तो बहुत ही बेवकूफ़ आदमी होगा कि लंदन में बैठे हुए, जहाँ पर इतने स्ट्रॉन्ग लाइबल लॉज़ हैं, डेफेमेशन लॉज़ हैं, रॉन्ग एविडेंस देने के लॉज़ हैं, इसको तो ये उठा के अंदर बंद कर दें, पता नहीं कितने केस इसके ऊपर हो जाएँ, ये तो बच नहीं सकता। मैंने तो आई एम तो अगर ये बात है तो तस्नीम हैदर के पास बड़ी कोई सॉलिड एविडेंस है जिसकी बेसिस पे वो ये बात कर रहा है। अब वो किसके कहने पे कर रहा है, मैं उसको एक बार साइड पे रखा हूँ, लेकिन उसके पास बहुत सॉलिड एविडेंस। वन टू, उसके खिलाफ अभी तक नवाज शरीफ ने, मरियम नवाज ने, नासिर भट्ट ने एक केस भी फाइल नहीं किया कि उल्टा इसने सर हमें। मुझे मुझे धमकियां दे रहे हैं कि तुम्हारे ऊपर करेंगे डिफेमेशन सूट, तो गीगल में कहे ना। धमकियां दे रहे हैं सर। मैंने कहा करो ना, इंतजार किस चीज का कर रहे हो? इतने बड़े बड़े ड्रामे हैं सर, मैं क्या आईक्यू लेवल के ऊपर हैरान होता हूँ सर। मैं कहा किस जी, चीज का नजारा है भाई, जाओ ना तुम कोर्ट के अंदर। जाओ जाओ वो कोर्ट जाओ। हाँ। सो दे हैवंट फाइट नाउ। दिस इज वेरी सिग्निफिकेंट कि उन्होंने, बिकॉज देखें ऑब्वियसली एविडेंस है, ऑब्वियसली उसके पास और कुछ भी बहुत है। उसने स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई है, उसने रिटन स्टेटमेंट्स दिए हैं, उसने वर्बल स्टेटमेंट्स दिए हैं। ही इज नॉट गिविंग अप। ठीक है। तो और वो कह रहे हैं कि जी उन्होंने ये भी कहा है कि जब ये वापस आएंगे जिनीवा से, हम इनको बुलाएंगे वॉलंटरी स्टेटमेंट देने के लिए, और अगर ये वॉलंटरी स्टेटमेंट नहीं देंगे तो हम बाय अंडर ऑर्डर इनको बुलाएंगे। तो लेट्स सी व्हाट हैपन। ये बहुत ही सीरियस केस है। अदय, बट आपका लॉयर और इनका, तस्नीम का जी लॉयर एक एक है, ही है सर, वो क्या कहता मताब। है? सर मताब अजीज जो है वो लॉयर है, वो सेलिब्रिटी लॉयर है, उसको बड़े इन्होंने आके क्वेश्चंस किए। वो एक खातून है कनाडा में, ये आवाज वाली, उन्होंने भी बड़े फजूल किस्म के उनसे सवाल किए कि जी आपके बारे में लोग कहते हैं कि आप केस वापस ले लेते हैं, केस करने के बाद मताब अजीज ने इतनी खूबसूरत जवाब दिया उसको, खातून को। उन्होंने कहा मुझे एक, मैं इंटरव्यू सुना था, मुझे एक मिसाल दे दे जब मैंने कोई केस वापस लिया हो। उसमें वो चुप थी, कहती है नहीं लोग कहते हैं, मतलब बिल्कुल ना हवा के अंदर सवाल। मेहताब अजीज इज अ सेलिब्रिटी लॉयर, और सेलिब्रिटी लॉयर सर मतलब जो उसके जो ये उसके उसके जो देखिए सर, मैं मैं आपके क्लाइंट सिर्फ बताऊं सर, उसके इंटरनेशनल बॉक्सर्स जो है सर, उसके वो क्लाइंट्स हैं, इंटरनेशनल क्रिकेटर्स उसके क्लाइंट्स हैं, वर्ल्ड रिनोन्ड एक्टर्स उसके क्लाइंट्स हैं। तो सर ऐसे तो नहीं हवा में। मेहताब अजीज का कहना यह है कि मैं, आई फाइंड दैट ही इज गॉट अ क्रेडिबल केस, और वो कोर्ट में ले जाके उसका एफिडेविट उसने उसका बयान करवाया, फिर वो पुलिस के पास गया। और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे जरा लंबी होती है, आपको पता है। दे हैव टू बी एक्स्ट्रा श्योर, क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विसेज तभी मूव करती हैं जब दे आर कॉन्फिडेंट कि हमारे ऊपर वापस केस नहीं पड़ जाएगा, हमारे ऊपर जो है वो वापस नहीं आ जाएंगे सर। इसके साथ सर मैं आपको एक 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 जी एक जी मैं जी बात सर, एक बात कर रहा हूँ, बिकॉज इससे बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज जुड़ी है, दो बातें करनी। जी एक तो ये आपसे सवाल पूछना, जो आपने बात की ना कि केस पाकिस्तान में कोई लॉयर्स केस नहीं ले रहे, उस पर मैं थोड़ा सा आई वांट टू आस्क यू। मुझे जो खबर मिली है वो ये है कि जी विद इन द फैमिली, नहीं नहीं अच्छा सुन ले, जी जी मैं एक वैसे एक मैं जनरल बात जी कर जी रहा हूँ। जी जी और बाय द वे मुझे विद इन द फैमिली से ही मिली, ठीक है ना, इनडायरेक्टली there is some there are issues between इनकी, मैं पढ़ना नहीं चाहता उसमें, लेकिन मैं सिर्फ ये आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे पता है आपकी वालदा, उनकी वालदा की आपसे डायरेक्टली बात हुई है। और लेकिन ये जो एसोसिएटेड फैमिली है ना, लार्जर फैमिली, उनके भाई, उनके बच्चे इधर, फिर वो एक उनकी दूसरी बीवी जो है, तो ये सारा एक थोड़ा सा जो है इसके अंदर अलाइन नहीं हो रहे ऑन ऑन दिस। तो एक तो ये मैं अपनी तरफ से शेयर करना चाहता हूँ, बिकॉज मेरे पास भी फैमिली से आए, एंड आई थिंक दैट मे डिट्रैक्ट फ्रॉम द केस। तो आई होप इनको कोई लॉयर मिल जाए। नहीं सर, वो दूसरा, मैंने जो ये बात मुख्तलिफ फैमिली सोर्सेज से पूछी है, क्योंकि इस तरह की सिचुएशन है कि मैं दोनों की अलिया को जानता हूँ, समिया बाजी को भी और जवेरिया भी मेरी बहन है। दोनों मेरी बहनें हैं, दोनों के साथ, दोनों की फैमिली, समिया बाजी के साथ तो मेरे फैमिली टर्म्स है बड़े क्लोज, और जवेरिया बहन है मेरी। मैं और आंटी भी, लेकिन ख्वातीन के साथ तो ये डिस्कशन इस तरह तो नहीं होती ना सर। सिर्फ बातों बातों में सबके सब अरशद शरीफ के लिए जो है वो सीरियस है, जारी बात है, उनको इंसाफ चाहिए। लेकिन सर जो आप कोट कर रहे हैं, मैंने पूरी फैमिली में जो मुख्तलिफ लोगों से मेरी बात हुई है,
वो मुझे यही समझ आई है कि कोई जो भी लॉयर आगे आता है उसको कोसार डेट वाले जो है, आईएसआई इस्लामाबाद डेट वाले जो है, वो डरा धमका के उसको इतना शदीद प्रेशर करते हैं कि उसको भगा देते हैं वहां से, क्योंकि अच्छा, अरशद शरीफ आदिल यही की अजहर वालदा सदीक ने ने ना, बराह रास्त नाम लिया हुआ है सर। आदिल जी सर। आदिल अजहर सदीक ने ओपनली ट्विटर स्पेस में 3 दफा कहा है, मैंने उनको पैगाम भी भिजवा दिया है कि आई एम अवेलेबल, आप मुझे जब कहेंगे मैं करूंगा। तो लेट्स सी उसमें क्या होता है, तो इसको सर चलो अभी। देखें, वो तो अब जिस पे ट्रस्ट करते हैं वो उसी को आगे लेके आएंगे। हाँ यहाँ पे हाँ, इश्यूज होते हैं, हमारे यहाँ के ऑफर्स दिलवाई जाती हैं, खुद इस तरह ऑफर कोई नहीं करता, ऑफर दिलाई जाती हैं, और हर कोई किसी न किसी के साथ अटैच है, और किसी न किसी के कहने के ऊपर कोई ऑफर भी यहाँ पे हो रही होती है, तो इस अजहर वजह से अजहर वो का ना, ज्यादा कुछ शिकस्त आई होता है। आई हैव अ हाई ओपिनियन ऑफ अजहर, बिकॉज अजहर जवेरिया को भी रिप्रेजेंट कर रहा है बाय द वे, ठीक है ना। सर सर सो हाँ हाँ, सो अजहर ये मॉडल टाउन का केस फॉलो कर रहा है, तोशा खाना का केस फॉलो कर रहा है, गवर्नर के खिलाफ इलीगल ऑर्डर इशू करने के केस सर फॉलो वो कर रहा है। बिल्कुल विद इन इज ऑन राइट, बिल्कुल वो जबरदस्त है, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट के साथ वो लोगों को ये कहते रहे, मेरे बारे में भी कहते रहे कि इसके साथ अगर आप ज्यादा तल्क वास्ता रखेंगे तो इस्टेब्लिशमेंट आपके खिलाफ हो जाएगी, नाराज हो जाएगी। वो इस्टेब्लिशमेंट को नाराज नहीं करना चाहते अजहर साहब। तो मैं इसलिए चल- आपको वाजे तौर के ऊपर बता रहा हूँ कि चले, वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट केस जो है, इस तरह बराह रास्त मुझे कोई बात समझ नहीं आती, और ये बात पाकिस्तान में इंतहाई वाज़ेह है। लेट्स लीव इट एट दैट सर। अगर ये आगे जाके सर इमरान खान को अच्छा ये दूसरी बयान जो बात मैं लोग ये कह रहे आवाज हैं। की कर दूं, मैं आपकी वसादत से मैं लोगों को कहना चाहता, तो देखिए जी, मैं वहाँ बड़े अरसे रहा, मैं कोई जाती बात नहीं कर जाता। चक्कर ये हो रहा है कि आई बीन अ टीवी एंकर माई सेल्फ, ठीक है ना। आपने देखिए, जब जब एक एंकर होता है और एक गेस्ट होता है ना, तो आपके पास यू हैव टू हैव वन ऑफ टू क्वालिटी और बोथ। या आपके पास एंकरिंग स्किल्स अच्छी हो कि आपको सवाल अच्छे पूछने आए, कि आप सवाल पूछे, उसके बाद आप जिप करें दूसरे बंदे की, बिकॉज आपने गेस्ट को बुलाया है उससे पूछने के लिए, आपने उसे बहस करने के लिए नहीं बुलाया, या उसको जलील करने के लिए नहीं बुलाया। या आप अगर डिस्कशन बनना चाहते हैं कि आपका भी एक व्यू है उस मौजू के ऊपर, फिर आपको उस मौजू के ऊपर एक्सपर्ट होना चाहिए, या कम से कम आपके पास इतनी तैयारी आप करके आए कि आपको उसके मौजू का बैकग्राउंड। अगर आप मेहताब अजीज के मुतल्लिक कोई सवाल आपके दिमाग में है इस किस्म का पूछना, तो भाई पहले रिसर्च करके आओ कि मेहताब अजीज किस किस्म का लॉयर है, उसके कैसे क्लाइंट है, उसने किस क्लाइंट को छोड़ा, किसको नहीं छोड़ा। आप हवाई फायर करके तो ना इधर आपको एंकरिंग आती है, ना आपको डिस्कशन में आपके पास कोई अकल है, या आपने कोई रिसर्च की। तो ऐसे मैं तो ऐसे लोगों तो, और मैंने इसी वजह से छोड़ा, बिकॉज वो इतनी एक्रिमोनियस होनी शुरू हो गई थी हमारी कॉन्वर्सेशन, कि मैंने कहा कि यार मतलब दिस इज नॉट अ डिस्कशन, आई एम नॉट बीइंग ट्रीटेड एज अ गेस्ट, मतलब मेरे साथ आप anyway, इसको मैं यहाँ छोड़ता हूँ। वेल सर लेट्स लीव इट एट दैट। जहां तक महताब अजीज का ताल्लुक है, तो डेविड मेवेदर और डेविड फ्लॉयड वगैरह इस तरह के उनके जो है वो क्लाइंट्स हैं, उनके ऊपर तो मतलब और कोई भी उन्होंने मुकदमा अच्छा, वापस आज वो तक नहीं फ्लॉयड लिया। जो फ्लॉयड मैरी वेदर, जी फ्लॉयड जी, मैरी डेविड वेदर, हाँ। मैरी वेदर सर, तस्वीरें आपको मैं शेयर करूंगा। उन्होंने अपने बड़े अच्छा अरसे जो आदिल, है व्हाट्सएप पे भी लगाई रखी है इसने सर। अच्छा आदिल, बाय द वे मैंने ना 1964 से लेकर पीएमए 1976 तक बॉक्सिंग किया है। आई वाज अ अच्छा बॉक्सिंग चैंपियन, अच्छा, मेरे पास पीएमए जबरदस्त कलर है। जबरदस्त सर। तो फ्लाइट में मैंने उसका सर जो है वो इसका क्लाइंट है, मेहताब अजीज का क्लाइंट था, और वो मैं तस्वीरें वगैरह उन्होंने काफी अपनी इंस्टाग्राम वगैरह के ऊपर भी लगाई हुई थी, और उनकी डीपी भी यही थी। अभी मैंने उनको कहा कि ये आपकी डीपी जो है अभी जरा पुरानी हो गई है, आप जरा नई लगा लें, अभी आपके बाल सफेद हो गए। तो वो बंदा इस सॉरी, लेवल के आपका एक ऊपर सर सवाल ये था, है। आप पूछ सर रहे थे, मैंने सवाल, जरा। आखिरी सवाल इसके ऊपर जाएंगे कि जिस तरह इमरान खान को उन्होंने अप्रोच करके कहा कि जी गलती होगी, और इमरान खान ने कहा कि मैं ठीक है गलती मान ले तो मैं माफ भी कर दूंगा, तो इसी तरह ये रेमंड डेविस फार्मूला लेके अगर अरशद शरीफ की फैमिली के पास कसास के लिए जाते हैं, तो आपके ख्याल में ये तो जाहिर बात है, ये तो अंडर हैंड काम करने की कोशिश करेंगे, मानेंगे तो नहीं? आपको लगता है सिनेरियो इस तरह का कोई बन सकता है? यार अगर बनाना आदिल, तो फिर आप समझ लें कि ये काबू नहीं आएंगी। ये पहली दफा है कि ये काबू आए हुए हैं, इनके ऊपर तलवार लटकी हुई है, और अगर ये तलवार जो है ये आई नहीं और इनकी गर्दन नहीं काटी, मैं मतलब आप पता है मैं किसकी बात कर रहा हूं, तो ये जो स्ट्रैंगल होल्ड है पाकिस्तान की गर्दन पे जो घुटना है ना, ये नहीं छूटेगा।
पाकिस्तान को ये गला घोट के ये मार देंगे। ये पहला मौका, और ये फौज के लिए बहुत बेहतरीन मौका है, यहाँ से मीर के लिए भी बहुत बेहतरीन मौका है कि ये कैथारसिस करे। ये उसके पास मौका है, उसके पास लीगल, he has the legal right now to crack down against Nadeem Anjum and the ISI political cell and people like Faisal Nasir and the sector commander के इनको लटकाए, कि फौज के सामने, लोगों के सामने कहे देखो इन्होंने मुल्क के कत्ल किया, मुल्क का सबसे रिनाउंड इन्वेस्टिगेशन जर्नलिस्ट को कत्ल किया, मैंने उनके खिलाफ इंक्वायरी कराई, आई फाउंड देम गिल्टी ऑफ मर्डर एंड वी आर गोइंग टू हैंग देम और शूट देम। ये करेगा खुदा की कसम, फौज से वाकई पुराने रिश्ते जो है वो सवार हो जाएंगे। आसिम और हालांकि मुनीर सर को आसिम हिस्ट्री, मुनीर ने अरशद शरीफ की वालदा को अस्पताल में जाके, वो भी मैंने ब्रेक किया है, उन्होंने तो अपनी कोई और कहानी बता दी थी। अरशद शरीफ की वालदा को जाके कहा कि अरशद शरीफ को मेरे बारे में कहा गया, मेरे खिलाफ वीडियो बनाने पे, वीलॉग बनाने पे, लेकिन उसने मेरी सपोर्ट में बनाया। और वो नोमान उनका यूनिट ऑफिसर है, उसको वो सपोर्ट बोल करते कि नहीं इसका नाम गलती से आ गया है, ये इसके अंदर शामिल ही है, और उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। फाइनल क्वेश्चन सर, डू यू थिंक जनरल आसिम मुनीर has got it in him to take these rogue elements of ISI to task? क्या ये जो है, ये जो कातलों को जो है वो टास्क पे लेंगे? क्योंकि इसके अंदर तो फिर उनका मेंटोर बाजवा भी फंसता है, तो इस तरह का कोई प्रेसिडेंस है नहीं, आर्मी चीफ जो है उसका कोई एहतसाब हुआ हो। ज्यादा से ज्यादा जी दो टोटे करने के ऊपर भी इन्होंने याया खान को सिर्फ हाउस अरेस्ट कर दिया था। तो डू यू थिंक सर इट इज ही इज गॉट इट इन हिम कि ये कर लेंगे? यार आदिल, एक फलसफियाना इसका जवाब देता हूँ। आसिम मुनीर के पास ऐसा मौका है कि वो पाकिस्तान की हिस्ट्री में कायदे आजम इमरान खान के बाद शायद तीसरे नंबर पर उसको इतनी इज्जत मिलेगी अगर वो ये कर गया। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये अल्लाह ने उसके झोली में ये मौका दिया है। जिस तरह कहते हैं ना पैर के नीचे बटेर आ गया है, अल्लाह सुब्हान ताला ने इसकी झोली में इसको मौका दिया है कि तू शाह है, तू आले रसूल है, तू अहले बैत का मानने वाला है, तू मौलाई है, तू हाफिज़ कुरान है, चल तेरी जो तूने ये सारी ये सिफतें, इससे मैं तुझे ये मौका देता हूँ। और अगर इसने इस मौके का फायदा नहीं उठाया, जो कि आप कह रहे हो, और इसमें दुनियावी चीजों में ये फंस गया कि मैं बाजवा का बाकियात हूँ, मैं एजाज अमजद जो है मैं उसका मरून मिन्नत हूँ, मेरा जो इसका मामू था बशीर शाह जो कि एजाज अमजद का संगी, उनके साथ बैठ के ताश और ताश के साथ और क्या लवाजमात हैं, और उसका छोटा भाई कासिम शाह जिसको ये ऑडिट अकाउंट में लगाया एफसीएनए में, जब ये एफसीएनए में था, और उसको रेयर हेडक्वार्टर में रखा और वो जाके फिर सेक्रेटरी बन गया। अगर ये इस चक्कर में फंस गया ना, तो बस फिर तो इसकी तो नहीं मतलब सर, इस इसकी तो चक्कर में खैर, तो फंसा हुआ है, इस चक्कर से निकल पाएगा? मुझे ये बताइए। मेरा तो ख्याल है, देख मर्द हुर भी एक था ना आखिर दिल में, वो भी आके उसके भी दिल में, तो हो सकता है अल्लाह सुब्हान ताला इसके दिल में कोई ऐसी बात डाले कि ये कहे कि यार टू हेल विद इट, बहुत गंद हो गया, बहुत कुछ कर गया। हजरत उमर भी आ गए थे 8 साल, वो भी इधर आ गए, बहुत बहुत लोग आए, हजरत खालिद बिन वलीद भी इधर आए। तो अल्लाह की जात है, उससे दुआ है कि इसका दिल जो है ना, उसका वो किसी तरीके से इसकी सोच बदल। सर फिर आखिर में मेरी और आपकी दुआ है, और अजीजा ने मन आपसे भी हम ये दुआ करेंगे कि आप ये जो है दोनों हाथ उठा के ये दुआ करें कि अल्लाह ताला जो है वो जनरल आसिम मुनीर के दिल में ये बात डाले कि उनके उनसे कौम जो है वो इंसाफ की तवक्को करती है, और वो इंसाफ करेंगे तो तारीख में याद रखे जाएंगे, नहीं तो तारीख के डस्टबिन में जिस तरह बाजवा गया है उसी तरह वो दाखिल कर दिए जाएंगे। और बाजवा को तो फिर 6 साल बाद हुआ था, ये तो 6 महीने बाद ही कर दिए जाएंगे। इसलिए दुआ करें कि अल्लाह उनको हिम्मत दे, ताकत दे, और उनके दिल के अंदर ये बात डाले कि वो इंसाफ करें। आमीन। और इसके साथ ही सर इजाजत लेते हैं इंशाल्लाह। अजीजा नमन, बहुत जल्द इंशाल्लाह दोबारा आप लोगों से बशर्ते जिंदगी मुलाकात होगी। फ़ी अमान अल्लाह।